नमस्कार, मास्क उतारो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी, इनकी मैं क्या इंट्रोडक्शन करूँ? पूरी दुनिया जानती है इनको अब तो। और ये यूपी, बिहार के ऊपर इनका बहुत अच्छा होल्ड है और वेस्ट बंगाल पे भी बहुत अच्छा होल्ड है। तो मैंने कहा इनसे आज वेस्ट बंगाल की बात करी जाए। नमस्कार अभिषेक। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। पायल दी आपको जय प्रणाम। श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आपने बंगाल में अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ कि क्या बंगाल में यूजीसी नोटिफिकेशन का कोई असर है? नहीं, अ, नहीं 0% भी असर नहीं है। मतलब 0.1% भी होता तो मैं बात करता। बिल्कुल नहीं, वो मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि बंगाल की जो प्रॉब्लम है वो अपनी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को लेकर के इस वक्त लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो सर्वाइव करना चाहते हैं किसी भी हाल में, वो टीएमसी है, और दूसरी तरफ भी सर्वाइवल की ही लड़ाई है। लेकिन वो ये है कि भाई पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल नहीं बनने देना है, जो हालात खराब है उसको लेकर के। तो वहां पे यूजीसी जैसे मुद्दे का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पर अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो एक बीजेपी के अगेंस्ट एक माहौल चल रहा है। तो वो ऐसे लगता है जैसे कि ये चीज बीजेपी को हर्ट करेगी बंगाल के या आसाम के इलेक्शन में, स्पेशली नैरेटिव में। नहीं, देखिए सच तो ये है कि मैं सिर्फ बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं कर रहा हूँ। बंगाल में, असम में, इवन तमिलनाडु में ये चीजें नहीं है पाया। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। अभी आप तमिलनाडु के भी इलेक्शन को अगर आप फोकस कीजिएगा, तो वहां भी डीएम के ये इनके इन प्रकार सत्ता में आना चाहती है, लेकिन वहां पे भी यूजीसी की कोई बात है ही नहीं। वो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट जाएगा वहां पर तो कि सरकार यूजीसी लेके आएगी। तो अगर आप तमिलनाडु में बोलिएगा जहां पे 95% ऑलरेडी आरक्षण है, तो फिर वो तो यही बोलेगी ठीक ही लेकर के आया, तुमको क्या प्रॉब्लम है। और ये सो तमिलनाडु कॉन्टेक्स्ट में तो और बुरा है, वो कुछ नहीं अगेंस्ट में जा सकता। असम में आ, एक ही चीज है कि कांग्रेस आई तो मियां भाई लोग की सरकार आएगी। चूंकि ये टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि असम के हिंदू जो है वो बांग्लादेशी मुसलमानों को मियां के टर्म से यूज करते हैं, इसलिए मेरा वो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। हालांकि हम लोग बिहार में भी बोलते हैं, लेकिन बिहार में जनरलाइज हम लोग मुसलमानों के लिए करते हैं, किंतु असम में मियां टर्म यूज होता है बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए। जी। अच्छा, जैसे अभी अमित शाह जी 3 दिन के लिए बिहार के सीमांचल क्षेत्र में थे और वहां की डेमोग्राफी को लेके जो चेंज हुआ है उसके लिए काफी सीरियस डिस्कशन करी है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा बंगाल के लिए इम्पोर्टेंट है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरी एक बंगाल के जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी को ये घुसपैठियों की बात नहीं करनी चाहिए। उनको बात करनी चाहिए करप्शन की हो रही, जो वुमेन सेफ्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, और इंडस्ट्री खोलेंगे। तो ये आपका इसका लेके क्या व्यूज है? आवाज नहीं आ रही, आपकी म्यूट है। अभिषेक, म्यूट हो गया आपका माइक। कह रहा हूं कि मैं उनके व्यूज से 70% एग्री करता हूं। वहां पे करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सारा मुद्दा है। पर 30% इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि डेमोग्राफी चेंज इज ऑल्सो रियल, और जो लोग फेस कर रहे हैं वो ये है। तो आपको चंक्स में ये भी यूज करना होगा। मतलब वहां पे लेयर की पॉलिटिक्स करनी है। एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, वेमेन सेफ्टी, एंड इन सब के लेयर में कहीं आपको वो पूर्वी बंगाल वाला फैक्टर भी फिक्स करना ही करना है, क्योंकि उसके बिना ये चीजें होंगी नहीं। और डेमोग्राफी चेंज इज रियल इन बंगाल। तो जिनको अगर ये लगता है कि भद्र लोग उससे नहीं जुड़ेंगे, उससे कोई मैटर बहुत अधिक करेगा नहीं। जिनको जुड़ना है वो जरूर जुड़ जाएंगे, और एक बड़ा फैक्टर है। तो 70% तो मैं आपके जर्नलिस्ट फ्रेंड से एग्री करता हूं, पर 100% नहीं। उसका एक और कारण है। अगर आप बंगाल की पॉलिटिक्स में अगर आप देखिए, जिस प्रकार से कल एक आर भारत का रिपोर्ट आया था, मतलब उसने तो कायनात, जमहूरियत, इन सब की जो थ्योरी, क्या बोलते हैं, कुदरत का निजाम ये लोग बोलते हैं, तो कुदरत के निजाम को ही चैलेंज कर रखा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो न्यूज, और बड़ी गजब की न्यूज है दीदी। एक माता पिता और वोटर आईडी कार्ड का डिटेल पकड़ा गया है। फादर नेम इज आयुब शाह एंड मनोहरा शाह हाँ, मैंने मदर नेम। उनका पहला बेटा
उनका पहला बेटा जो है समीरुद्दीन शाह पैदा होता है, उसके बाद 4 महीने के बाद दूसरा बेटा आमिर अली शाह पैदा होता है। फिर 4 महीने के अंदर अमीना शाह पैदा होती है, फिर उसके फिर 4 महीने के अंदर एक और बच्चा पैदा होता है सागर शाह। मतलब फिर उसके बाद 2 महीने के बाद ही 5वां बच्चा पैदा होता है। उसका नाम जो है वो है पिंकी शाह, और उसके फिर 4 महीने बाद छठा बच्चा पैदा होता है हैदर शाह। तो आप देखिए पूरा गंगा जमुनी तहजीब पैदा हो रहा है, हिंदू भी पैदा हो रहा है, मुस्लिम भी पैदा हो रहा है, और 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने ऐसे अंतर पे पैदा हो रहा है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? कोर्ट ने लिटरली एक तरह से कहिए कि कोर्ट रूल कहिए, प्रेसिडेंट रूल कहिए, उसको जो नाम देना है, क्योंकि पहली बार ममता बनर्जी के हाथ से शासन प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, और पूरा एसआईआर का प्रक्रिया अब कोर्ट ने अपने हाथों में ले लिया है, तो इसको प्रेसिडेंट रूल ही कह सकते हैं। आज पश्चिम बंगाल में जो ये उनके अपोजिशन में लोग बैठे हैं, सिक्योर फीस कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि 480 कंपनियां जो है सीआईएसएफ की वो तैनात कर दी गई है। तो आप देखिए कि एक न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वेस्ट बंगाल में स्कूल है या धर्मशाला, वो आज सुबह की ही आप लगा न्यूज है। दीजिए। इससे पता हाँ इससे पता चलेगा कि कितनी डरी हुई है ममता बनर्जी की सरकार। वेस्ट बंगाल 2026 स्कूल है या धर्मशाला, बंगाल में सीआईएसएफ की तैनाती पर ममता बनर्जी और उसके मंत्री का क्वेश्चन। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भाई साहब आप डरे क्यों हैं? सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आई है, कहीं आपको इस बात का तो डर नहीं है कि मतलब ये सीआईएसएफ आ गई है, और कानूनी प्रक्रिया जिस प्रकार से एक्स जजेस या फिर अन्य न्यायाधीश के निगरानी में एसआईआर हो रहा है, तो टीएमसी का कोर कैडर उस पर कुछ काम नहीं कर पाएगा, उस पर फोर्स नहीं कर पाएगा, कोई भी लीगल काम नहीं हो पा रहा है, कहीं वो डर तो नहीं है? 28 फरवरी को तो वैसे भी चीजें अपडेट हो जाएंगी, फिर और आपको किस बात अभिषेक, का डर है? आपने एक मैं बार बता कहा था कि 1 करोड़ तो एसआईआर होने से 1 करोड़ नाम तो जाएंगे, पर फिर कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। अब आपको लगता है अब क्या होगा ये करके? क्या कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से एसआईआर का ये आपको लगता है कि प्रोसेस टाइम पर होगा और जरूर होगा? बिल्कुल होगा, होगा और जरूर होगा, और सारी चीजें जो फाइनल आंकड़े आपको आ जाएंगे, आपको दिखेगा एक नंबर, वो अब 80 हो जाए, 90 हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, लेकिन बड़ी बात यह है कि इन 80-90 लाख वोटर कटेंगे, फिर भी लास्ट इलेक्शन अगर आप 2024 देखिए, 2021 देखिए, तो आपको पता चलेगा कि 85% वोटिंग हो रही है, 82% वोटिंग हो रही है, 88% वोटिंग हो रही है। इतने जब नाम कट रहे हैं, तब अगर 89% वोटिंग हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन 58 लाख तो डुप्लीकेट मरे हुए और ये सारे वोटर कट गए हैं। उसके बाद भी, यानी इन लोगों के नहीं रहने के बाद भी अगर ये वोटिंग पैटर्न 85% हो रहा है, मतलब वोटिंग रिगिंग हो रही है, मरे हुए लोगों के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर्स का यूज किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, और ममता बनर्जी को अच्छी तरह से पता है कि सांस अटकी नहीं, हुई है। पर अभी अभिषेक, आज आपको लगता है मुस्लिम जो एरियाज हैं वहां पे तो वायलेंस हो जाता है, 2 मिनट में तो काट पीट दिए जाते हैं, आपको लगता है कि एसआईआर वहां पे हो पा रहा होगा? वहां अंदर घुस पा रहे होंगे और पूछताछ हो पा रही होगी? बिल्कुल हो रहा है, और उनके लिए पूछताछ की उनको खुद आना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए एआई सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, आपके डुप्लीकेट वोटर्स की जांच हो रही है, आपका नाम काट देंगे, हमको जाने की जरूरत नहीं, आप आओ। वो हो चुनाव आयोग को अच्छे से पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, और इसी कारण तो ये बेचैनी है दीदी। इस बात को समझिए कि ममता बनर्जी पहली बार अपने जीवन का सबसे कठिन चुनाव लड़ने जा रही है, और उनके हाथ में कुछ नहीं है, न उनका पुलिस, न उनका प्रशासन, सब कुछ तो न्यायपालिका ने अपने पर हाथ में रख लड़ाई लिया, और बाकी जगह पे बीजेपी और टीएमसी के जो कार्यकर्ता उनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा? बहुत मारपीट होती है इनकी, तो खून खराबे होते हैं। नहीं, वो तो होता है, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है ना, अभी वो नहीं हो रहा है। आप देखिए पॉजिटिव है कितना बीजेपी के लिए कि छोटे-छोटे लोकल लेवल के नेता भी जो रैली बुला रहे हैं, उन सभाओं में भाजपा के समर्थन में लोग आ रहे हैं। आप देखिए बंगाल में
चंक्स है, कुछ चंक्स है, वहां पर आपको वोटर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि 294 में 230 सीट्स पर ही बीजेपी का प्रेजेंस ठीक ठाक है, जहां पे वो जीत सकती है। ठीक है, अगर कंप्लीट पोलराइजेशन होता है, वो सारे वोट मिलते तो। और बीजेपी 294 सीट्स पर फोकस ही नहीं कर रही है। बोला जो मुसलमानों का ये होने वाला है, वो जीतने वाला है, वो हो जीत जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन 230 सीट्स में क्या हम 148, 160, 170 जीत सकते हैं? द आंसर इज यस। बीजेपी 2019, 2021 और 2024 के इलेक्शन के बीजेपी के वोट शेयर को देखें तो 142 असेंबली सीट्स ऑलरेडी ऐसी हैं जहां पे कभी ना कभी बीजेपी इन 6 सालों में उस जगह पर मेजॉरिटी मार्क्स पर रही है। यानी 148 में से ओनली 6 सीट कम है। जो इनका फोकस है बीजेपी का इस बार, वो बहुत पिक्यूलियर है कि भाई हम 1000 से 15,000 के मार्जिन को कहीं भी कवर कर सकते हैं, जहां पर अगर हिंदू मेजॉरिटी का ये है तो बाकी जगह पे हम कवर संभवतः ना कर पाए। लेकिन अगर हिंदू पोलराइजेशन का है, वहां पे है चीजें, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी फ्रेंड के साथ मैं 30% ही ये करता हूं। ऐसा नहीं है कि वहां पर पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का मुद्दा नहीं है, बांग्लादेशी का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है। आपका दृष्टिकोण, कन्विक्शन किस तरफ से जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आप कहां कहां घूमी है। आप जाइए पुरुलिया में, ये मुद्दा मिलेगा आपको। चलिए बशीरहाट में तो पॉपुलेशन कम है हिंदुओं के, लेकिन आप जाके पूछिए उनसे, वो मुद्दा है उनके लिए। पर क्या क्या बात जो कर रहे हैं? इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको प्रॉब्लम है बांग्लादेशी मुसलमानों से? नॉट मच। उनको क्यों प्रॉब्लम होने लगी? ये सब बकवास बात है। ये सब लेबलिंग फील्ड है। ठीक है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ही तो उसको बसाया, रचाया, उन्होंने ही तो उनको जगह दी है। उनको किस बात की प्रॉब्लम होने लगेगी? ये अच्छा, एक और बात बताइए, आपके जो गुरु हैं भाऊजी, भाऊजी ने एक बात बोली है कि 7 मई तक सरकार मतलब वो सेशन संसद मतलब खत्म हो जाएगा इसका, टीएमसी का पूरा सेशन, वो जो पूरा फेज है। तो उसके बाद तब तक तो इलेक्शन होंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। आपको लगता है ये ऐसा होगा? नहीं, मुझे लगता है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि इलेक्शन टाइम पर ही हो जाएगा। ऐसा अक्टूबर में नहीं ही है। होगा? अभी देखते हैं पहले 28। देखिए, पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि क्या 28 फरवरी तक उस फेज को हम कर लेंगे। अगर 28 फरवरी 2 दिन बाद आने वाला है, तो पहला जो एक और ये एसआईआर का कंप्लीट डेटा निकालेंगे, उसके बाद कितना रिवीजन का टाइम मिलता है, कितना, तो मुझे लगता है 1 महीना डिले जरूर हो सकता है। 1 महीना भी डिले होगा तो वो 1 डेढ़ महीने के लिए जो भी प्रेसिडेंट रूल है वो फेस करना पड़ेगा। इसीलिए टीएमसी की स्वयं ममता बनर्जी कोर्ट में बार बार जा रही थी। उन्हें लग रहा था स्टे लग जाएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन इसके चक्कर में जो डिले हुआ वो ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं हुआ। यही बात तो बंगाल में लोग कह रहे हैं। तो आप देखिए, जो उन्होंने टैक्टिक्स आजमाई वो कंप्लीट उनके अगेंस्ट गया, चाहे वो ईडी के साथ बदतमीजी करना हो रहा। अच्छा, एक बार प्रेसिडेंट रूल लग गया, तब ममता बनर्जी किसको रोक पाएंगी, तब किसको बचा पाएंगी? इसलिए ममता बनर्जी भी चाहती है कि कुछ भी हो जाए, टाइम पे इलेक्शन तो हो ही जाए, इस और तरफ या अभी उस तरफ। वो कभी भी नहीं मुझे चाहेगी पता कि नहीं क्यों लगता है कि टीएमसी ही वापस आएगी। ममता बनर्जी बहुत बहुत शातिर हैं और बहुत ही मतलब ना गो गेटर हैं। वो तो मतलब किसी भी हालत में सरकार बनाने की कोशिश तो वो करेंगी, तो वो उनकी सरकार आ सकती है वापस। नहीं। अब देखिए, इस वक्त नेक टू नेक बात यह है कि कौन अपने कैडर को वोटिंग स्थल पर लेके जाता है। देखिए, फाइनली हम और आप क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि किसका कैडर कितना पहुंचा और उसने ईवीएम पर बटन दबाया या नहीं, क्योंकि काउंटिंग तो ईवीएम से बटन में जो निकलेगा वही होगा। तो वो काउंटिंग तो आपको देखना पड़ेगा। बंगाल में भाजपा एक ही शर्त पे जीत सकती है चुनाव, अपने कैडर्स के अंदर ये विश्वास जगाना कि आपको सेफ्टी हम देंगे। तो पहला विश्वास तो ये है कि सीआईएसएफ की कंपनियां उतरी हैं। दूसरा विश्वास, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ये चीजें कर रहा है, और भाजपा का फोकस, मेरी कई लोगों से बात हुई है, मैं रिवील नहीं करूंगा जो संघ के हैं, उनका फोकस बहुत इस बार जबरदस्त है इस बार। और ऐसा नहीं कि ये बात ममता बनर्जी और इन लोगों को पता नहीं होगी। इस बार
वो जिस इस तरह बार से काम कर बीजेपी रहे भी हैं। छोटी-छोटी अगर सभाएँ कर रही है ना, तो इन्होंने स्ट्रैटेजी बदली है, बड़ी-बड़ी रैलीज़ के बदले ये लोग छोटी-छोटी सभाएँ करके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। आप ये देखिए मैम, आप ये देखिए कि ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री अमित शाह कोई भी ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। वो जो आपकी पत्रकार मित्र ने बोला उस मुद्दे पे वो फोकस्ड है। अच्छा, एक बड़ा चीज आपको बताएं, डेवलपमेंट बंगाल में लिटरली 5th पे कमीशन ही चल रहा था, कुछ चंक्स में गए तो 6 पे, यानी 5.5 पे चल रहा था। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा किसी प्रकार से लड़ झगड़ के कोर्ट से ये निर्णय निकलवा के लेके आती है। फ्रीबीज की जो बात हो रही है ना, मैं थोड़ा सा उसको ब्रॉडर दिखाता हूं पिक्चर, और 7th पे कमीशन देने की बात होती है कोर्ट के द्वारा, 1 करोड़ डायरेक्ट फैमिली बेनिफिट करेगी। लेकिन आप उस फैमिली का माइंडसेट सोचिएगा, उन्हें तो यही लगेगा ना भाई कि जो विपक्ष में थे वो भी हमारे लिए 7th पे कमीशन करा गए, ममता बनर्जी फिर आएगी सत्ता में, 8th पे कमीशन करेगी नहीं, सरकार आएगी ये 8th पे कमीशन लेके आ जाएंगे। अगर आप एक फैमिली में 5 लोग को भी पकड़े ना दीदी, 5 करोड़ होता है, उसमें से 3 लोग को भी वोटर माने पर ना, उनको उनको 3 इतनी करोड़ का समझ वोट है, है। गरीबों को इतनी समझ है। गरीब सरकारी नौकरी वाले कौन से गरीब, मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास को खूब समझ होती है। इनफैक्ट राजनीति की समझ आजकल सबसे ज्यादा मिडिल सही क्लास कह को ही रहे हो, होती सही। है। या अंग्रेजी बोलने वाली मीडिया हाउस को लगता है कि उन्हें सबसे ज्यादा समझ होती है, पर ऐसा है नहीं। मिडिल क्लास बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स अच्छा, वो समझता जो है। मेरी हाँ, बोलिए, सॉरी। और और ये एक बहुत बड़ा रेंज है। उसके अलावे पिछली बार महिलाओं का बहुत बहुत जबरदस्त साथ हाँ, यही ममता प्रश्न बनर्जी था। के साथ। इस बार ही नहीं है। पर मेरी इस बार जर्नलिस्ट फ्रेंड बार-बार इस कह बार रही है कि महिलाओं का अभी भी झुकाव ममता बनर्जी के ऊपर बहुत है। अब देखिए, मुझे पता नहीं कि आपकी जर्नलिस्ट फ्रेंड कितनी न्यूट्रल है, कितनी कंफर्मेशन बायस से पीड़ित है, क्योंकि मैं अपने फाइंडिंग्स पर नहीं बोल रहा हूं। मैं 3-4 लोगों की फाइंडिंग्स के हिसाब से बोल रहा हूं, जो हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं और बात करते हैं। अब उन्होंने किससे बात की, कितनी गरीब महिलाओं से बात की, उनके क्वेश्चंस क्या थे, कैसे कैसे थे, हमारे क्वेश्चंस कैसे कैसे थे, बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। तो दीदी, एक बात हमको ये समझ में है कि वो सिचुएशन नहीं है। ये कोई ना सोचे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सेफ्टी और लव जिहाद, ये सारे मुद्दे हैं। डिपेंड करता है कि आप किससे मिल गए हैं और क्या क्या ग्राउंड पे पूछा है ये सब आपने। है। है, बिल्कुल है, और ये जो दीदी ने बिल्कुल ये है। जो स्कीम शुरू करी है, युवा साथी स्कीम लॉन्च करी है, उसमें यूथ को, ये जो है उसमें अनएम्प्लॉयड यूथ को 1500 रुपए महीना देंगी। और इसके लिए बहुत लंबी तैयारी करी हुई है इन फ्रीबीज के लिए ममता बनर्जी ने। 15, तो आपको लगता है 15 साल की हाँ, एंटी बिल्कुल। इनकम्बेंसी इसको खत्म कर पाएगी? और बीजेपी ऐसी क्या कोई स्कीम लाएगी जो इसको काउंटर करे इस स्कीम को? बीजेपी तो अपनी स्कीम्स लेके आएगी, क्यों नहीं लेके आएगी। सवाल ये है दीदी कि ये कितना ग्राउंड पर काम करता है। जो ऑलरेडी 25 साल से 40 साल का हो चुका है, जो रेंज है 25 साल से 40 साल को यूथ मान रही है, वो 40 साल वाला 35 साल वाला वो मान के चलेगा कि ये हमको 25 साल से 35 साल पिछले 10 साल में रोजगार ना दे पाई, वो अगले 5 साल में फिर से रोजगार दे पाएगी, वो उसका एज बचेगा। और ये देखना है। मैं नहीं मानता कि कोई भी फ्रीबीज उस हद तक इंपैक्ट करता है। लोग कई बार कहते हैं ना कि झारखंड के एनालिसिस में कि मैया बहनी योजना का बहुत बड़ा रोल था, ये बहुत सतही विश्लेषण है। सच ये है कि अगर टाइगर महतो चुनाव नहीं लड़ा होता और भाजपा के 7.5% वोट उठने उसने नहीं काटे होते, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं जीतती। तो हम लोग ऊपर ऊपर बहुत बैलेंस चीजों को करते हैं। बिहार में लोग कहते हैं कि 10,000 रुपए ने बहुत कमाल किया, ये बहुत सतही एनालिसिस है। नीतीश कुमार, बीजेपी, रामविलास पासवान लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और मांझी, इनका जो वोट समीकरण है, वो समीकरण इटसेल्फ 46% के ऊपर जा रहा था, और जहां कंप्लीट कुशवाहा और ट्रांसफर ये हो जो जाता मतुआ कम्युनिटी है वो नाराज है आरएसएस से और बीजेपी से
कि इनको सीए चाहिए और बीजेपी उस पर कुछ कर नहीं रही। तो आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर इनकी नाराजगी को इलेक्शन से पहले दूर कर पाएंगे? अब देखिए उस पे तो क्लियर इन्हीं को करना है सीए को लेकर के। हालांकि अमित शाह लगातार बोल रहे हैं कि हम सीए लेकर के आएंगे, सबको ये देंगे, नागरिकता देंगे। वो सीए लेकर के आए हैं, वो सबको नागरिकता देने की बात भी बोल रहे हैं, अपने प्रोसेस के थ्रू सीए के नाम पर नागरिकता दी भी जा रही है। तो अब वो कन्वे क्या है कि कन्वे तो उन्हीं को करना है प्रॉपर ढंग से ग्राउंड पर। वो कितना कामयाब होंगे वो देखने वाली अच्छा। बात है। अगर मतुआ समुदाय कंप्लीट बीजेपी के साथ नहीं गया तो भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती। मतुआ समुदाय का उनका वोट चाहिए। और पिछली बार भी देखिए बहुत जैसे स्प्लिट हुआ। होता है कि यहाँ पे जैसे जब टीएमसी जीती फर्स्ट टाइम, ममता बनर्जी जीती, तो सारा जो लेफ्ट के गुंडे थे और वो जो सारे जमीन पे काम करने वाले थे, वो सारे टीएमसी में आ गए। तो आपको लगता है कभी अगर बीजेपी बाय चांस लाइक ऐसे में हाइपोथेटिकली बीजेपी जीत जाती है, तो ये सारे जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं सब बीजेपी में आ जाएंगे, ये जो राउडी क्लैन है तो? अब अब देखिए ये तो भविष्य के घर पे छुपा हुआ है, लेकिन काफी हद तक तो मुझे लगता है जो बंगाल की वो ऐसे ही पॉलिटिक्स रही है उसके हिसाब से बहुत सारे तो बोलते ही फिरेंगे कि मैं तो खेला कर दिया, मैं तो टीएमसी में रह के बीजेपी को वोट किया। ये सब तो वो करते ही है, क्योंकि बंगाल के कल्चर में जो वायलेंस है उसको कोई फेस नहीं करना चाहता, तो वो शिफ्टिंग तो होती होती है। ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अच्छा ये बंगाल बांग्लादेश में भी इलेक्शन हुए और वो भी हाँ, और बहुत लार्जली पीसफुल इलेक्शन हो गए, तो क्या बंगाल के लोगों को ये बात याद रहेगी कि जिस तरीके से वहां हिंदुओं को मारा जा रहा था इलेक्शन से पहले, तो जब वो वोट करने जाएंगे ये दिमाग में उनके बात रहेगी कि हिंदुओं यहाँ पे भी मरेंगे हिंदू? देखिए 2-3 बातें हैं। याद रहेगी क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कितना नॉक करते हैं इस बात को, ये याद रहता है। भाजपा टाइम टू टाइम, भाजपा आईटी सेल के हाथ में कितना इस प्रकार की चीजों को बम्बार्ड करते हैं, व्हाट्सएप पे कितनी चीजें पहुंचाई जाती है, किस प्रकार से नैरेटिव खेला जाता है, ये उनके ऊपर है। अगर इसको अच्छे से खेल गए, देखते हैं फिर क्या होता है। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।